आजम के बारे में पता चलने के बाद विवेक ने उसकी तलाश हर जगह शुरू करवा दी थी और मुंबई पुलिस भी उसकी पूरी मदद कर रही थी। सुबह वो पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ था कि तभी उसे उसके बॉस का फोन आया। विवेक अब एक कोने में चला गया। विवेक, कैसा चल रहा है सब? अभी कुछ कह नहीं सकते। मुंबई में ब्लास्ट की जिम्मेदारी जिस आदमी पर थी उसका तो पता चल गया है, लेकिन हम अभी तक उसे अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। तुम जानते हो ना कि अब ब्लास्ट की तारीख में सिर्फ 15 दिन का ही वक्त रह गया है। यस सर, हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे लिए दिल्ली में एक वॉर रूम सेटअप कर रहा हूँ, जिसकी मदद से तुम सभी स्टेट्स और शहरों की पुलिस से टच में रहोगे। इसके अलावा वहां स्टाफ के तौर पर इंटेलिजेंस से लेकर सीबीआई और आर्मी के टॉप कमांडोज भी होंगे। तुम्हें ही इन सभी टीम्स को सुपरवाइज करना है। अब हमारे लिए इस मिशन से बड़ा दूसरा कोई भी मिशन नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। कब तक तैयार हो जाएगा ये वॉर रूम? कल तक। तुम अभी जहां हो वहीं रहो और उसके बाद दिल्ली चले आना। और ये सुहानी का क्या अपडेट है, वो कहां तक पहुंची? सुहानी का फोन मुझे कल आया था। उसने बताया कि वो जावेद का पीछा करते हुए श्रीनगर जा रही है, लेकिन उसके बाद से उसने मुझे कॉल नहीं किया। उसने मुझे भी कल से कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। जरा पता करो कि जावेद पर क्या अपडेट है और हम उसे कब तक अरेस्ट कर सकते हैं। यस सर। विवेक अब सुहानी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुहानी का फोन स्विच ऑफ था। सुहानी अपना फोन क्यों बंद करेगी? उधर श्रीनगर के एक घर में जावेद इस वक्त सुहानी के सर पर बंदूक ताने हुए खड़ा था। सुहानी को एक चेयर पर बिठाकर चारों तरफ से रस्सियों से बांधा गया था। उसके माथे से पसीना छूट रहा था और डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब बोलना नहीं है तो जिंदा रह के क्या करोगी? जावेद बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बजा। जावेद ने दूसरे हाथ से फोन उठाया। जावेद, क्या खबर है? सभी लड़के अपनी जगह पर हैं और उनके पास सारा सामान भी पहुंचा दिया गया है। बस एक मोहतरमा को ठिकाने लगाना बाकी है, फिर वापसी की तैयारी करता हूं। किसकी बात कर रहे हो? पता नहीं, सही से तो इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन शायद कोई इंटेलिजेंस एजेंट है। गुजरात से मेरे पीछे पड़ी है। एजेंट? अब जावेद ने असलम को पूरी कहानी बताना शुरू की। जैसे जैसे जावेद सुहानी के बारे में असलम को बता रहा था, उसे अपनी मौत और भी करीब आते हुए नजर आ रही थी। जावेद, बेवकूफी मत करो। अगर इस एजेंट को हमारे प्लान का पता है तो मतलब और भी लोग इसके साथ होंगे। वो हमारा मकसद नाकाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसे जिंदा रखो, हमें आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। जावेद ने एक बार सुहानी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मौका छूट जाने का गम था। जी असलम भाई। इसके बाद असलम ने फोन काट दिया। जावेद ने सुहानी के माथे से गन हटा ली। चलिए मैडम, कुछ और दिन की जिंदगी मुबारक हो आपको। फिर वो वहां से चला गया और सुहानी खौफ भरी निगाहों से उसे जाते हुए देखने लगी। शाम के 4 बज चुके थे और अभी तक विवेक सुहानी से बात नहीं कर पाया था। अब उसे टेंशन होने लगी थी। मुझे उसे श्रीनगर जाने से मना कर देना चाहिए था। विवेक कुछ देर यूं ही सोचता रहा, फिर उसे एक ख्याल आया। उसने अपना फोन उठाकर अपने बॉस का नंबर डायल किया। हाँ बोलो विवेक। सर, मैं कल दिल्ली नहीं बल्कि आज ही श्रीनगर जा रहा हूँ। अरे, ये कैसी बात कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे लगता है सुहानी किसी तरह की मुसीबत में है, वरना उसका नंबर अभी तक स्विच ऑफ ना रहा होता। तुम्हें पता है ना, कश्मीर में नेटवर्क का इशू रहता है। हाँ, लेकिन उसके पास बात करने के कई तरीके थे। इसके अलावा अभी अहमदाबाद में भी उसके ऊपर अटैक हुआ था जो जावेद ने ही करवाया था। मुझे लगता है कि हमने उसे जावेद के पीछे भेजकर एक बड़ी गलती कर दी है। शायद तुम ठीक कह रहे हो विवेक, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत इस मिशन में है। सुहानी को ढूंढने के लिए दूसरे एजेंट्स हैं। नहीं सर, सुहानी के पास जावेद और इस प्लान के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होगी। अभी तो हम ये तक पता नहीं कर पाए हैं कि वो कौन कौन से शहर होंगे जहां बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। मुझे लगता है कि सुहानी हमें अपने जवाब तक पहुंचा सकती है। मुझे जाने दीजिए सर। ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त मत लगाना। तुम्हारी जरूरत हमें भी है। इसके बाद विवेक उसी शाम को एक फ्लाइट लेकर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन उसके पास अभी तक कोई प्लान नहीं था। तभी उसे याद आया कि जब वो आखिरी बार मेजर से मिला था तो उसकी पोस्टिंग कश्मीर में होने जा रही थी।
अब उसने अपना फोन निकाला और मेजर का नंबर डायल किया, लेकिन उसके फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। अब वो एक फोन बूथ पर पहुंचा जो एयरपोर्ट के अंदर ही था, और उसने मेजर का नंबर एक बार फिर डायल किया। मेजर शांतनु, कैसे हैं आप? विवेक, हाँ, मेजर ने एक बार नंबर चेक किया तो उन्हें नजर आया कि ये तो कोई लोकल नंबर था। तुम क्या कश्मीर में हो? हाँ, सीधा श्रीनगर एयरपोर्ट से आपको फोन कर रहा हूँ। आपकी एक हेल्प की जरूरत है। मैं भी श्रीनगर में ही हूँ। रुको, मैं तुम्हें पिक करने के लिए किसी को भेजता हूँ, फिर बात करेंगे। बस 15 मिनट बाद बाहर खड़े रहना। कुछ ही देर बाद एक आर्मी जीप एयरपोर्ट के बाहर आकर खड़ी हो गई। विवेक वहां से बाहर निकला और उस जीप में जाकर बैठ गया। रास्ते में गाड़ी के ड्राइवर और विवेक दोनों ने ही कोई बात नहीं की। दोनों ही अपनी दुनिया में खोए हुए नजर आते थे। इसके बाद वो जीप जाकर एक हाईली गार्डेड आर्मी फैसिलिटी के सामने रुकी, जहां पर मेजर पहले से ही बाहर खड़े थे। मेजर ने जैसे ही विवेक को देखा तो गले लगा लिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। विवेक ने एक नकली हंसी हंस दी, लेकिन मेजर ने विवेक की उदासी भांप ली थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारी एक एजेंट कश्मीर आई थी, लेकिन उसके बाद से ही मिसिंग है। अभी तक वो दोनों उस आर्मी फैसिलिटी के बाहर ही खड़े थे। अंदर चलकर बात करते हैं। कुछ देर बाद विवेक मेजर के साथ उनके कैबिन में बैठा हुआ था और उन्हें अब तक हुई सारी बात समझा चुका था। क्या तुम श्योर हो कि वो कश्मीर आई थी? हाँ, एयरलाइन ने भी यही रिपोर्ट किया है कि वो उनकी फ्लाइट में मौजूद थी। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं। तो फिर सबसे पहले एयरपोर्ट से ही शुरू करते हैं। कल सुबह ही हम वहां चलेंगे। इस बीच उसकी फोटोज भी हम लेंगे, पूरे इलाके में सर्कुलेट करवा देते हैं। कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है मेजर, हमें सब कुछ जल्द से जल्द करना होगा। तुम फिक्र मत करो, आज की रात कम से कम चैन से आराम करो। उसके बाद कल हम उसे ढूंढने चलेंगे। अगर नींद ना आए तो ये वाला आर्मी हेडक्वार्टर काफी अच्छा है, स्विमिंग पूल भी है, जाकर थोड़ा रिलैक्स करो। विवेक अब हंसने लगा। हाँ, मैं जानता हूँ। मेजर ने थोड़ी तिरछी नजरों से विवेक की ओर देखा। तुम यहाँ पहले आए हुए हो? यही तो मैंने कॉम्बैट ट्रेनिंग ली थी। ये एजेंट जिसका पीछा करते आई थी वो... तभी अचानक से विवेक ने उनकी बात को काट दिया। इससे ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं बता सकता। मेजर का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो भी समझते थे कि ये सब विवेक के हाथ में नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर विवेक और मेजर दोनों ही सुहानी को ढूंढने के लिए तैयार होकर निकले थे। मेजर की गाड़ी में वो दोनों 9 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। यहां आकर उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को खंगालना शुरू किया और साथ ही एयरपोर्ट के स्टाफ से भी सुहानी के बारे में पूछा। स्टाफ के लोगों को तो कुछ पता नहीं था, लेकिन सीसीटीवी पर अभी भी उनकी आस टिकी हुई थी। उन्होंने सुहानी के प्लेन के अराइवल टाइम के बाद से फुटेज देखना शुरू की और आधे घंटे के करीब ही विवेक को पहली बार सुहानी वहां नजर आ गई। मिल गई। ये सुनते ही मेजर भी अपनी सीट से उठकर उसके पास आ गए। ये देखिए, उसका फोन नहीं मिल रहा था और तभी उसने जावेद को देख लिया। वो दोनों फिर यहाँ से उन टैक्सीज में बैठ कर गए थे। इसके बाद विवेक ने टैक्सी स्टैंड की सिक्योरिटी फुटेज मांगी और फिर उसके सहारे दोनों ही टैक्सीज का नंबर नोट कर लिया। मेजर ने उसी वक्त एक नंबर पर कॉल किया। हाँ, मैं तुम्हें 2 टैक्सी के नंबर सेंड कर रहा हूँ। मुझे इन दोनों के ड्राइवर्स की सारी डिटेल्स जल्द से जल्द सेंड करो। अगले कुछ घंटों में ही उन दोनों ड्राइवर्स की सारी डिटेल्स मेजर के पास आ गई। मेजर ने उन दोनों ड्राइवर्स को कॉल किया और एक लोकेशन पर आने को कहा। एक छोटे से होटल में विवेक और मेजर उन दोनों टैक्सी ड्राइवर्स के सामने बैठे हुए थे। मेजर ने उन दोनों को जावेद और सुहानी की फोटो दिखाई। 2 दिन पहले इन दोनों को तुमने एयरपोर्ट से अपनी टैक्सी पर बिठाया था, इन्हें कहाँ छोड़ा? उन दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। साहब, इतने सारे पैसेंजर्स को हम रोज लेकर जाते हैं, हर किसी का चेहरा थोड़ी ना याद रहेगा। वो बूढ़ा टैक्सी ड्राइवर भी वहीं बैठा था जिसने सुहानी को एयरपोर्ट पिक किया था। साहब, वो हाँ, ये औरत मेरे साथ बैठी तो थी, पर मैंने इन्हें कहाँ छोड़ा यही याद नहीं है मुझे।
लगता है लाठी खाकर तुम्हें सब याद आएगा। विवेक ने मेजर के हाथ को छूकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। देखिए, ये दोनों कहाँ गए ये पता करना बहुत जरूरी है, वरना कई मासूम लोगों की जान जा सकती है। प्लीज हमारी मदद करो। साहब, मदद करने में परेशानी नहीं है, पर हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हमें इन सब मामलों में नहीं पड़ना। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। उस बूढ़े ड्राइवर को विवेक की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। मैडम ने मुझे इसी गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा था, पर बीच रास्ते में इसकी गाड़ी के पैसेंजर्स ने अपनी गाड़ी रुकवा दी। मैडम ने मुझे कहा कि मैं अपनी गाड़ी पीछे कहीं साइड में रोक लूं, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो टैक्सी को कुछ आदमियों ने घेर लिया, जिनके चेहरे पर पूरी तरह से नकाब ढके हुए थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें भी थी। वो मुझे कांच नीचे करने के लिए कहने लगे। इतना कहकर वो ड्राइवर चुप हो गया। आगे क्या हुआ? तुमने क्या किया? उनके पास बंदूकें थी तो मैं क्या करता। मैंने शीशा नीचे किया तो वो लोग गाड़ी में घुसने लगे और फिर मैडम को लेकर एक तीसरी गाड़ी में चले गए। क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर देखा? सर, उस गाड़ी में कोई नंबर प्लेट ही नहीं थी। मेजर ने दूसरे टैक्सी ड्राइवर से पूछा, वो आदमी तुम्हारी टैक्सी में बैठा था ना, क्या उसने फोन पर किसी से बात की? क्या किसी प्लान के बारे में कुछ कहा? नहीं सर, वो चुपचाप बैठा था। विवेक, बिना नंबर प्लेट के उस गाड़ी को ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन देखते हैं, कोई ना कोई खबर तो निकलेगी। गाड़ी कैसी थी, तुमने देखी? हाँ, अंधेरे में बहुत ज्यादा तो नहीं देख पाए, लेकिन नीले रंग की ओपन जीप थी। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी सुहानी की कोई खबर नहीं आई। अगले दिन भी विवेक और मेजर ने बहुत पूछताछ की। उन्होंने जावेद और सुहानी की तस्वीरों को भी लोगों को दिखाया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं था। अब शाम के वक्त विवेक हार कर वापस जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मेजर वहां पहुंचे। एक लीड मिली है, किसी लोकल बच्चे ने जावेद की तस्वीर को पहचान लिया है, और जिस तरह की गाड़ी उन टैक्सी ड्राइवर्स ने बताई थी, वैसी ही गाड़ी उस इलाके में पहले भी कई बार देखी गई है। कहाँ? पास में ही एक गांव है। मैंने अपने जवानों को तैयार होने के लिए बोल दिया है। आओ, हम भी चलते हैं। जल्द ही वो लोग उस गांव में पहुंच गए और हर घर का दरवाजा खटखटाकर उनसे सुहानी और जावेद के बारे में पूछने लगे। इस बीच उन्होंने कुछ सस्पिशियस दिख रहे लोगों की तलाशी भी ली। तभी हलचल सुनकर एक घर में मौजूद टेररिस्ट में से एक ने खिड़की से झांक कर देखा। आर्मी वाले यहाँ पर हैं और हर जगह की तलाशी ले रहे हैं। फिर उसने चेयर में बेहोश पड़ी सुहानी की तरफ इशारा किया। लगता है इसे ढूंढ रहे होंगे, अब क्या करें? ये सुनकर उस घर में मौजूद बाकी 4 टेररिस्ट घबरा गए। एक और टेररिस्ट खिड़की के पास आया और उसने बाहर देखा। ये लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। चलो फायरिंग शुरू करो। ये कुछ कम हुए तो हम भाग सकते हैं। 5 टेररिस्ट ने खिड़की से छुपकर गोली चलाना शुरू कर दिया। आर्मी के कमांडोज फायरिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फायरिंग इतनी अचानक शुरू हुई कि टेररिस्ट की गोलियों से 6 से 7 जवान उसी वक्त घायल हो गए। दोनों तरफ से धुआंधार फायरिंग शुरू हो गई। गांव के लोग अपने अपने घरों के अंदर जाकर छुप गए। ये फायरिंग लगभग आधे घंटे तक लगातार चलती रही और इतनी देर में उन 5 टेररिस्ट में से 2 टेररिस्ट मारे जा चुके थे। विवेक को पता था कि जिस घर से फायरिंग हो रही है उसी घर में सुहानी भी मौजूद थी। उसने घबराते हुए मेजर की तरफ देखा। मेजर, उसी घर में सुहानी भी होगी। जिस तरह से फायरिंग हो रही है, अगर गोली उसे लग गई तो? विवेक, सामने से गोली चल रही है। तुम क्या चाहते हो, हम हाथ पे हाथ धरे चुपचाप बैठे रहें? नहीं मेजर, मैं ये नहीं कह रहा, पर हमें हर हाल में सुहानी को बचाना है, क्योंकि इन टेररिस्ट के प्लान से जुड़ी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उसी के पास है। तभी अचानक उन्होंने देखा कि सामने से फायरिंग बंद हो चुकी थी। स्टॉप फायरिंग! कमांडोज ने मेजर के ऑर्डर फॉलो किए। तभी अचानक उस घर का दरवाजा खुला और वहां से सुहानी बाहर आई। सुहानी को जिंदा देख विवेक की आंखें खुशी से चमक उठी और अगले ही पल वो खुशी खौफ में तब्दील हो गई जब उसने ये देखा कि सुहानी के शरीर पर एक बॉम्ब लगा हुआ था। वो बुरी तरह से घायल थी और लंगड़ा कर चल रही थी। उसे देखकर समझ आ रहा था कि उसे टॉर्चर किया गया है और उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया होगा। विवेक सुहानी के पास जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने दौड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से मेजर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा।
विवेक पागल हो गए हो क्या? लॉजिकली सोचो, उसके शरीर में बॉम्ब लगा हुआ है। पर मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़। विवेक अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही एक टेररिस्ट के चिल्लाने की आवाज आई। सुहानी के पीछे पीछे 2 टेररिस्ट उस घर से बाहर निकले, जिनमें से एक के हाथ में बंदूक थी और दूसरे के हाथ में बंदूक के साथ साथ सुहानी के शरीर में लगे बॉम्ब का रिमोट। हमें यहाँ से चुपचाप सही सलामत जाने दो। अगर ऐसा नहीं किया तो इस औरत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर किसी ने जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो ये रिमोट दबेगा और फिर सुहानी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार नीचे गिर रही थी। एक टेररिस्ट उसे धक्का देते हुए बोला, सीधे खड़ी हो। आर्मी वालों, बंदूक नीचे रखो, वरना हमें तो क्या, किसी को भी पकड़ने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। अगर तू ये सोच रहा है कि ये सब करके यहाँ से जिंदा निकल पाएगा तो ये तेरी गलत फहमी है। अगर उस लड़की को एक और खरोच भी आई तो मैं खुद तुझे ठोक दूंगा। तू हमें मौत का डर क्या दिखाएगा? हम तो घर से ही मौत का कफन पहनकर निकले हैं। इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम मरे तो साथ में तुम लोगों में से भी कोई नहीं बचेगा, इसलिए चुपचाप पीछे हट। ये मेजर कहाँ चले गए? अब तक तो यहीं थे। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन मेजर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सर, क्या करना है? वो जैसा कह रहे हैं वही करो। इस वक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए और ये टेररिस्ट भी मुझे जिंदा चाहिए। फिलहाल हमें इनकी जरूरत है। विवेक की नजरें लगातार ही मेजर को ढूंढ रही थी और तभी उसे उस घर के पीछे वाली छत पर कोई हलचल नजर आई। विवेक ने गौर से देखा तो मेजर छत पर अपनी पोजीशन ले रहे थे ताकि वो टेररिस्ट पर निशाना लगा सके। देखो, हम बंदूक नीचे रख रहे हैं, लेकिन इस लड़की को जाने दो। इसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे कैसे कसूर नहीं है? इसका कसूर है कि ये एक इंडियन है और ऊपर से इंटेलिजेंस ऑफिसर। हमें पता नहीं था कि इंडिया में ऑफिसर्स की इतनी कमी हो गई है जो अब वो लड़कियों को लड़ने भेज रहे हैं। हम पर नजर रखने आई थी और अब इसकी हालत देख, नजरें उठाकर देख भी नहीं पा रही है। तभी अचानक से कमजोरी की हालत में सुहानी नीचे गिर गई। मेजर ने मौका देखते ही रिमोट पकड़े हुए टेररिस्ट पर पीछे से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर दूसरे टेररिस्ट की भी नजर मेजर पर गई, जिसने उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और वहां से भाग निकला। विवेक उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए भागा, लेकिन सुहानी की हालत देखकर वो रुक गया। सुहानी, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जल्दी से गाड़ी निकालो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वहीं अब बाकी आर्मी वालों ने दोबारा से फायरिंग शुरू कर दी और वो टेररिस्ट के पीछे भागे। वहीं छत पर खड़े मेजर पर अचानक से किसी दूसरे लोकेशन से गोली चलने लगी और 2 गोली सीधे उनके सीने पर आकर लगी। सर, वो मेजर साहब को गोली लगी है, वो छत पर है। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर भागे। एक तरफ एक टेररिस्ट फरार था तो दूसरी तरफ सुहानी और मेजर की जान अब खतरे में थी। तुम दोनों सुहानी को गाड़ी में लेकर चलो, मैं मेजर को देखता हूं। विवेक भागकर मेजर को छत से निकालने के लिए गया। मेजर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि जब तक विवेक पहुंचा तब तक उनका बहुत खून बह चुका था। वहां गोलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी विवेक ने देखा कि बगल वाली छत पर एक टेररिस्ट मौजूद है जिसने मेजर पर गोली चलाई थी और जो अब फोर्सेस पर भी लगातार फायरिंग कर रहा था। विवेक ने मेजर की गन उठाई और सीधे उस टेररिस्ट के सर पर गोली दाग दी। फिर उसने मेजर को उठाया और उन्हें भी गाड़ी की तरफ ले गया। मेजर, आंखें खुली रखिए। आर्मी जवानों ने तब तक वहां एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया था। सुहानी उसी एम्बुलेंस में लेटी हुई थी और उसे ऑक्सीजन मास्क पहना दिया गया था। विवेक ने मेजर को भी फटाफट एम्बुलेंस में लेटाया और वो खुद उनका हाथ पकड़कर बैठा। सर, वो दूसरा टेररिस्ट भी मारा जा चुका है, लेकिन जावेद की कोई खबर नहीं मिली। विवेक ने बस सर हिलाया और एम्बुलेंस वहां से निकल गई। इस वक्त विवेक के लिए इन दोनों लोगों की जान बचाना सबसे अहम काम था।
और वो उसमें अब एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता था। मेजर, मेजर, आप आंखें बंद मत कीजिए। बस हम कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बस तब तक होश संभाल लीजिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। विवेक, मैं ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो। क्या हमने उन सबको मार दिया? यस मेजर, हमने उन सबको मार दिया। सुहानी भी हमारे साथ है, वो भी ठीक हो जाएंगी। आप बस बात मत कीजिए। ड्राइवर, जल्दी चलाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। तभी विवेक ने मेजर के हाथ को महसूस किया। वो अपने खून भरे कांपते हाथों से विवेक का हाथ दबा रहे थे, जैसे उसे बुला रहे हो। मेजर, बस अब हॉस्पिटल आने ही वाला है, आप बस कुछ देर और रुक जाइए। विवेक, मेरी ये कुर्बानी बर्बाद मत जाने देना। हमें हमारे दुश्मनों को मारना है और देश को बचाना है। अब सब कुछ हमारे हवाले है, तुम ही सब। मेजर, आप प्लीज शांत रहिए। अरे अभी तो आपको कई और टेररिस्ट को मार गिराना है, आपको कुछ नहीं होगा। विवेक चाहे होठों से कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उसका दिल मेजर की हालत देख पा रहा था। वो समझ गया था कि मेजर के पास अब बहुत ही कम वक्त बचा था। विवेक की आंखें नम होने लगी थी। विवेक, उन सबको पकड़ लेना, उन्हें उन्हें ये बात पूरी हो पाती उससे पहले ही मेजर की सांसें बंद हो गई। विवेक ने अभी भी उनका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो 2 पल के लिए एकदम सुन्न पड़ गया। सर, हॉस्पिटल आ गया। विवेक एकदम से होश में आया और उसने मेजर की आंखें बंद की। उसने उसी हालत में किसी का इंतजार ना करते हुए खुद सुहानी को गोद में उठाया और उसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर गया। जब तक सुहानी का इलाज चला, विवेक हॉस्पिटल के बाहर अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ था। वो पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग ले रहा था। वहीं सुहानी को डॉक्टर आईसीयू में लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि गोली के जख्म के अलावा सुहानी को बहुत सी अंदरूनी चोटें भी लगी थी। लगभग 6 घंटे बाद सुहानी को होश आया और एक नर्स तुरंत विवेक के पास गई। सर, आपको आईसीयू में बुला रहे हैं, वो मैम को होश आ गया है। विवेक भागता हुआ आईसीयू के पास पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसका रास्ता रोका। देखिए, वो आपसे मिलना चाहती है, पर आप इस बात का ध्यान रखना कि अभी पेशेंट की हालत कुछ खास ठीक नहीं है, तो आप उन्हें कुछ ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा। मैंने उन्हें अभी रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। डॉक्टर की बात ध्यान से सुनने के बाद विवेक आईसीयू के अंदर चला गया। सर, आप। सुहानी उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हालत ने उसका साथ नहीं दिया और वो दर्द से कर्राह उठी। सुहानी, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, हम बाद में बात कर सकते हैं। नहीं सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम रियली सॉरी कि मैं इस मिशन में फेल हो गई। आपने मुझे जावेद पर नजर रखने को कहा था, लेकिन मैं उसे ट्रैक करने में चूक गई। विवेक सुहानी की आंखों में उसकी निराशा को देख रहा था। सुहानी, तुम्हारी वजह से हमने उन टेररिस्ट को मार गिराया और हमने उनका वो ठिकाना भी डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात जावेद की, तो हम कैसे भी करके उसे ढूंढ ही लेंगे। मुझे यकीन है कि अब वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ कैद होने के बाद मुझे जावेद ना तो नजर आया और ना ही मैंने उसका कोई जिक्र सुना। अब तक तो वो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान भाग गया होगा। जावेद ने बॉर्डर पार कर लिया? यही उसका प्लान था। सभी जगहों पर आरडीएक्स और पैसा दोनों ही पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था, उसमें से एक इन लोगों के श्रीनगर के ऑपरेशन को हेड कर रहा है। लोकल हेड की बात जानते ही विवेक अलर्ट हो गया। अगर सुहानी किसी तरह उसे पकड़वा सके तो वो उनका पहला बड़ा शिकार बन सकता था। तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ का लोकल हेड है? मैंने उन टेररिस्ट की कुछ बातें सुनी थी। वो लोग उस आदमी के सामने बार बार सर झुका रहे थे। वो उम्र में तो कुछ खास बड़ा नहीं लग रहा था, फिर वो उसके सामने सर क्यों झुकाएंगे? लेकिन ये आदमी वहाँ आकर उन टेररिस्ट से कश्मीर से निकलने के कुछ रास्तों के बारे में बात कर रहा था। कश्मीर से निकलने के रास्ते? पर वो जा कहाँ रहे थे? सर, उन लोगों के टॉर्चर की वजह से मैं बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं उनकी पूरी बातें ढंग से नहीं सुन पाई। उस आदमी ने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि मैं बेहोश थी, पर मैंने उसे देखा था। उनका स्केच बनवा सकती हो? ट्राई कर सकती हूँ।
सर पर चोट लगने की वजह से अभी भी बीच बीच में ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। पता नहीं ये कब ठीक होगा। इट्स ओके सुहानी, तुम एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो। अपने ऊपर इतना प्रेशर मत लो। तुम्हें जो भी याद आए और जितना भी याद आए वो बता देना, बाकी हम देख लेंगे। सर, मुझे पता चला कि हमने मेजर को खो दिया है। हाँ, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब हम सब साथ में मिलकर मेजर की कुर्बानी का बदला लेंगे। फिलहाल तुम रेस्ट करो, मैं बाद में फिर आऊंगा। सर। क्या हुआ? यू ओके? हाँ सर, लेकिन एक बात याद आई। जिस आदमी की बात मैं आपको बता रही थी, उसके गले के पास एक टैटू था। टैटू? यस सर, मुझे ध्यान है कि मैंने उसके गले पर एक टैटू का डिजाइन देखा था। वो डिजाइन किसी तलवार की तरह लग रहा था, जैसे कि तलवार के पीछे का हिस्सा हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वो डिजाइन अच्छे से याद है। तुमने ऑलरेडी काफी मदद कर दी है, अब रेस्ट करो। रूम के बाहर आने के बाद विवेक सोच में पड़ गया। सुहानी की जैसी हालत थी, वो उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता था। वक्त बहुत कम है, कैसे ढूंढूं इस लोकल हेड को? ना तो उसका नाम पता है और ना ही उसका कोई चेहरा। बस वो गले पर तलवार का एक टैटू ही एक क्लू है। कुछ देर बाद आर्मी हेडक्वार्टर्स में विवेक एक आर्मी कैप्टन के साथ बैठा हुआ था। उसने कैप्टन को सुहानी की बातें बता दी थी। लेकिन ऐसे टैटू वाले आदमी को हम कैसे ढूंढेंगे? अब हर किसी की तलाशी तो नहीं ले सकते। जानता हूं कि ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारे पास हिजबुल से जुड़े लोगों की एक टेंटेटिव लिस्ट तो है, और वही लिस्ट हमारा बेस है। इस्लाम में टैटू जैसी चीजों को पाप मानते हैं और इसलिए ये हर कोई नहीं करवाता है। अब हमें बस उस लिस्ट को दोबारा से देखना है और शायद हमें हमारा आदमी मिल जाएगा। विवेक ने बिना वक्त गवाए कैप्टन के साथ हिजबुल से जुड़े सभी आदमियों की तस्वीरों को दोबारा से देखना शुरू किया। वो जानते थे कि वो क्या ढूंढ रहे थे। मीटिंग रूम के टेबल में फैली तस्वीरों से अचानक ही कैप्टन ने एक तस्वीर उठाई। क्या हुआ? कुछ मिला? कैप्टन गौर से उस तस्वीर को देख रहा था। आपको ये क्या लग रहा है? कैप्टन ने तस्वीर पर हाथ रखकर इशारा किया। विवेक ने भी गौर से देखा और अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। हमें हमारा आदमी मिल गया है। वो तस्वीर जिस लड़के की थी, उसके बाल कंधे तक लंबे थे और उसने टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके गले के पास एक काला निशान नजर आ रहा था, जिसे गौर से देखने पर वो एक टैटू ही लग रहा था। वो लड़का करीब 26 साल का था और पत्थरबाजी की वजह से ही उसका प्रोफाइल आर्मी के पास सस्पेक्ट के तौर पर मौजूद था। अब ब्रीफिंग रूम में विवेक, कैप्टन और उनकी टीम के साथ बैठा हुआ था। वहां उस टैटू वाले आदमी की फोटो को प्रोजेक्टर एक स्क्रीन में दिखा रहा था। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस फोटो को गौर से देख लो। इसका नाम अब्बास है और यही हमारा टारगेट है। ये हमारे आसपास ही कहीं छुपकर बैठा हुआ है। मुझे अगले 24 घंटे में ये हमारी गिरफ्त में चाहिए और जिंदा चाहिए। मैंने हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को इसकी खबर दे दी है और वो भी अपने काम में लग चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही शातिर इंसान है और शायद यहां से भागने की फिराक में भी हो सकता है। वैसे भी हमारे ऑपरेशन की खबर इनके नेटवर्क में फैल चुकी है और ये सारे टेररिस्ट अलर्ट हो गए हैं। इसलिए हमें इस काम को बहुत ही ध्यान से पूरा करना है। कुछ घंटों बाद ही विवेक को एक खबरी ने अब्बास की लोकेशन की टिप दी। विवेक एक टीम के साथ वहां पहुंच गया। टीम में सभी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी और पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। ध्यान रहे कि मुझे वो जिंदा चाहिए। मैं एक टीम के साथ सामने से जाऊंगा और दूसरी टीम घर के पीछे वाले हिस्से में वेट करेगी। मुझे हर कोने में लोग चाहिए ताकि वो बचकर निकल ना पाए। अगले ही पल उस घर में सिर्फ धुआं और गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक मुठभेड़ चलने के बाद आखिर विवेक ने अब्बास को उसी घर के एक खुफिया अलमारी से ढूंढ निकाला और उसे अपनी कैद में लेकर वहां से तुरंत निकल गया। आर्मी हेडक्वार्टर्स के एक डार्क रूम में अब्बास को रखा गया था। उसके हाथ बंधे हुए थे और आंखों पर भी पट्टी थी। अब्बास की आंखों से जैसे ही पट्टी हटी, उसने विवेक को सामने खड़ा हुआ देखा। यहां तैनात आर्मी वालों को तो मैं जानता ही हूं, लेकिन तुझे तो यहां पहली बार देखा है। नई पोस्टिंग है? मैं यहाँ तुझसे बातें करने के लिए नहीं आया हूँ। जावेद कहाँ है? कौन जावेद? विवेक ने अब्बास का गला पकड़ा और उसके सर को टेबल पर दे मारा। अब ये अपनी दर्द भरी आवाज सुन और अच्छे से समझ ले कि अगर मेरे अगले सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तू एक इंसान है। मैं कुछ नहीं जानता हूं।
विवेक ने कमरे में ही रखा हुआ एक डंडा अपने हाथ में उठाया और अब्बास की तरफ बढ़ने लगा। रुको रुको, मैं सब बताऊंगा, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि जावेद भाई अब कहाँ हैं। अब तक तो वो पाकिस्तान के लिए निकल चुके होंगे। क्या प्लान था तुम लोगों का? बॉम्ब ब्लास्ट? प्लान तो बहुत बड़ा था। इंडिया के कई बड़े शहरों में बम ब्लास्ट और कश्मीर में जंग आजादी की शुरुआत। लोगों को मारकर आजादी मिलेगी? बदला लेकर आजादी मिलेगी, जैसे 2008 में हमें सुकून मिला था। इस बार तो एक नहीं, ऐसे 1000 कसाब बनाने का प्लान था, जो बिना अपनी जान की परवाह किए बंदूक लेकर पब्लिक में कूद पड़े। लेकिन अफसोस, तुम लोगों ने हर बार हमारे हथियार पकड़ लिए। खैर, बॉम्ब से मरने का फैसला भी तुम्हें इंडियंस ने लिया है, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं। विवेक ने अब्बास के बाल खींचे और एक बार फिर से उसका सर टेबल पर दे मारा। साले, तू भी इंडिया में ही बैठा हुआ है। तुम लोग इस देश में रहते हुए भी इसी को बर्बाद करना चाहते हो। मेरा बस चले तो तुझे मैं अभी गोली से उड़ा दूं। मैं तो जल्दी पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाला था, क्योंकि यहाँ खतरा बढ़ रहा था। सर, आपके लिए अर्जेंट कॉल है। विवेक ने रूम से बाहर आकर कॉल रिसीव किया। सर, अभी कुछ देर पहले ही डोंगरी में आजम को देखा गया है। वो एक एटीएम के सीसीटीवी में नजर आया है। आप जल्द से जल्द यहाँ लौट आइए। आजम मुंबई का मास्टरमाइंड था और उसके दिखने की खबर से डिपार्टमेंट को एक बड़ा ब्रेक मिला था। इसलिए हर कोई अब आजम को पकड़ने के पीछे जुट चुका था, जिसमें इंटेलिजेंस के साथ साथ मुंबई पुलिस भी एक्टिवली शामिल थी। इस खबर से विवेक को भी बड़ी राहत मिली और अब उसे यकीन होने लगा था कि शायद वो अब इस टेरर अटैक को रोकने में कामयाब हो जाएगा। विवेक वापस इंटेरोगेशन रूम में पहुंचा, जहां अब्बास कैद था। तेरा एक और भाई अब हमारे हाथ लगने ही वाला है। तुमने चाहे जो भी प्लानिंग की हो, लेकिन अब हम उसे नाकामयाब करके ही रहेंगे। तुम सोच भी नहीं सकते हो इस अटैक की प्लानिंग कितनी बड़ी और गहरी है। मुझे भी बस उतना ही बताया गया है जितना जरूरी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इसे रोक पाओगे। ये सुनते ही विवेक ने अब्बास की उंगलियां मरोड़ दी। तू अब अपनी सोच, क्योंकि तेरा यहाँ का काम उनके लिए और हमारे लिए खत्म हो चुका है। अब किसी को तेरी जरूरत नहीं है। मैं अब तुझे तेरे ही दोस्तों के पास छोड़ने वाला हूँ, जहाँ अब तक ये खबर फैल चुकी है कि तू आर्मी का खबरी बन गया है। मतलब तुझे तो अब तेरे भाई ही ढेर कर देंगे। इसके बाद विवेक सीधा मुंबई के लिए रवाना हो गया, जहां पर एक टीम पहले से ही तैयार बैठी थी। इंटेलिजेंस टीम ने अपने कुछ एजेंट्स को डोंगरी में तैनात कर दिया था। वहां विवेक को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जब तक वो श्रीनगर में था, तब तक मुंबई की टीम को उसके बॉस लीड कर रहे थे। अब आजम को लेकर आखिरी स्ट्रेटेजिक मीटिंग में विवेक, उसके बॉस इंस्पेक्टर सावंत और बहुत सारे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद थे। गुड टू सी यू विवेक। आई एम सॉरी, मुझे मेजर शांतनु के बारे में पता चला। सर, हमने मेजर को जरूर खोया, लेकिन बदले में काफी सारे टेररिस्ट को मार गिराया। उनका कश्मीर हेड भी हमारे कब्जे में है और हमने कश्मीर अटैक को भी रोक दिया है। ये हमारे लिए अच्छी प्रोग्रेस है, लेकिन अभी हमारे सामने एक और चैलेंज बचा है। आजम। उस रूम की लाइट्स ऑफ हो गई और सामने स्क्रीन चलने लगी, जिसमें आजम की फोटो थी। आजम खान डोंगरी में रहता है, जहां उसका सिक्का चलता है। वहां के लोग आजम को अभी भी अपना आदमी मानते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी। डोंगरी में ऐसे खुलेआम जाकर आजम को गिरफ्तार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोकल लोग इसमें आड़े आएंगे। लेकिन आजम अकेला ऐसा आदमी है जो उन सभी शहरों के नाम जानता है जहां ब्लास्ट होने वाले हैं। इसी ने हर जगह आरडीएक्स भेजा था। ये लोग बहुत शातिर हैं और इन्होंने अपना मेन सर्किल बहुत छोटा रखा है। आई नो विवेक, और इसलिए हमने एक मौका ढूंढ लिया है। सावंत, 2 दिन बाद डोंगरी में एक रैली हो रही है। वहां का एक बहुत बड़ा नेता है, जिससे सुनने के लिए डोंगरी की पूरी जनता उस दिन एक ही जगह पर इकट्ठा होगी, डोंगरी पार्क। और हमें इसी विंडो का इस्तेमाल करते हुए उस दिन आजम को पकड़ना है। इस मिशन के लिए पुलिस और इंटेलिजेंस की एक टीम बनी है, जिसे विवेक सर लीड करेंगे। 2 दिन बाद विवेक अपनी टीम के साथ डोंगरी पहुंचा। वो सभी सादे कपड़े में थे, ताकि किसी को भी कोई शक न हो। विवेक और उसकी टीम वालों ने कान में ईयरपीस पहना था, जिससे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे।
सबने अपने कपड़ों के अंदर गम छुपा रखी थी और वो आजम के घर के पास जाकर अलग अलग जगह फैल गए। उस दिन रैली की वजह से आजम के घर के पास लोगों की भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन आजम के घर पर उसके गुंडे मौजूद थे। हालांकि आजम के गुंडों की गिनती विवेक को पहले ही मिल चुकी थी, क्योंकि एक अंडरकवर एजेंट पिछले कई दिनों से आजम के घर के पास सब्जी का ठेला लगा रहा था। उसने उन सब की मूवमेंट की खबर विवेक को पहले ही बता दी थी। अंदर करीब 12 लोग मौजूद हैं। मैं पीछे के रास्ते से बिल्डिंग में घुस रहा हूँ। बाकी सबको अपनी पोजीशन पता है? हाँ। अगले ही पल विवेक एक पाइप की मदद से आजम के घर की छत पर पहुंच गया। उसके साथ एक दूसरा एजेंट भी मौजूद था। वो दोनों अपनी गन हाथ में लेकर धीरे धीरे छत से नीचे की ओर उतर रहे थे। संभल कर, पहली गोली तभी चलाना जब बहुत जरूरी हो, वरना सब अलर्ट हो जाएंगे। हाँ। वहीं घर के सामने एक बूट पॉलिश करता हुआ बच्चा मौजूद था। वो लगातार ही ठेले वाले और उसके सामने खड़े दूसरे अंडरकवर एजेंट को देख रहा था। वो नजरें बचाते हुए इशारों में बात कर रहे थे। उस बच्चे को यह बात थोड़ी अटपटी लगी और उसने तुरंत ही एक विसिल निकालकर बचा दी। दरअसल वो बच्चा भी आजम के लिए ही काम करता था और वो ऐसे मौकों पर उसे वार्निंग सिग्नल देता था। उस विसिल को सुनते ही आजम और उसके सभी आदमी चौकन्ना हो गए और सबने गन हाथ में ले ली। कौन घुसा है मेरे मोहल्ले में? इन पुलिस वालों की इतनी औकात! आजम इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसकी नजर अपने सामने लगे शीशे पर पड़ी, जिसमें उसे एजेंट की गन नजर आई। ये विवेक के साथ आया हुआ एजेंट था। आजम ने तुरंत ही अपनी गन लेकर उस एजेंट पर गोली चला दी। पहली गोली के चलते ही सब अलर्ट हो गए और वहां गोलियों की बौछार होने लगी। विवेक बस आजम पर नजर रख रहा था और वो आजम के पीछे पड़ गया। आजम अपने घर के एक खुफिया रास्ते से होते हुए नीचे उतर गया और रोड पर आ गया। वहीं नीचे खड़े हुए एजेंट्स भी गोलियां चलाने लगे। इन सब की खबर मोहल्ले में फैल गई और सारे लोग आजम के घर की तरफ बढ़ने लगे। इस बढ़ती हुई भीड़ में विवेक के लिए आजम को पकड़ना और भी मुश्किल हो गया। आजम भागते हुए लगातार गोलियां चला रहा था, पर विवेक ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और इसलिए वो बस पूरी जान लगाकर आजम के पीछे भाग रहा था। उस जगह की एक एक गली आजम की देखी हुई थी, जिसने विवेक की परेशानी को और बढ़ा दिया। ऐसे में तो ये भाग जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। विवेक ये मौका खो नहीं सकता था और उसने एक चाल चली। आजम के पीछे भागते हुए वो अचानक से एक दूसरी गली में मुड़ गया और कुछ ही देर में उसने सामने से आकर आजम को पकड़ लिया। उसने तुरंत ही आजम के सर पर गन मारकर उसे बेहोश कर दिया और एक गाड़ी मंगवाकर उसे चुपचाप लेकर निकल गया। आजम को एक इंटरोगेशन रूम में रखा गया था और सिर्फ विवेक उसके साथ मौजूद था। बाकी सभी लोग रूम के बाहर से उनकी बातें सुन रहे थे। अब तू अपने घर में नहीं बैठा है, बल्कि मुंबई पुलिस की हिरासत में है। इसलिए जल्दी बता कि तेरा इस पूरे टेरर अटैक में क्या रोल है। पानी मिलेगा? नहीं, जब तक तू अपना मुंह नहीं खोलेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे पकड़ा क्यों है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, तेरे भाइयों ने ही तेरे खिलाफ सारा सबूत दे दिया है। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू फालतू की बातों में वक्त बर्बाद मत कर और जल्दी से हमें अपना सारा सच बता। आजम ने तब भी मुंह नहीं खोला, जिसके बाद विवेक ने अपना सब्र खो दिया और वो आजम को टॉर्चर करने लगा। विवेक को किसी भी हालत में सच जानना था और इसलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार आजम सच बताने के लिए तैयार हो गया। मैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ब्लास्ट करने वाला था। उसकी पूरी प्लानिंग मैंने ही की है। आजम को बात करते देखकर विवेक ने उसे टॉर्चर करना बंद किया। अच्छा, तो क्या हर शहर में एयरपोर्ट ही उड़ाने वाले हो? वो मुझे नहीं पता, हमें सिर्फ अपने शहरों के बारे में हिदायत दी जाती है। लेकिन RDX तो तुमने ही सभी जगह भेजा था ना? आजम अब एक बार फिर चुप हो गया था, लेकिन विवेक की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने आजम को बालों से पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। चुप क्यों हो गया? बता कहाँ कहाँ भेजा था RDX? तुम क्या करोगे जानकर? ब्लास्ट में 12 दिन का वक्त है। तुम किस किस को रोकोगे? विवेक को अब गुस्सा आने लगा।
उसने आजम का सर टेबल पर रगड़ दिया और फिर से उसके बाल खींचकर उसे थप्पड़ मारने लगा। हम क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर छोड़ दे। तुझे पकड़ लिया है तो तेरे जैसे सभी को पकड़ लेंगे। अब जल्दी से लोकेशन बता रहा है या तुझे फिर से हमारी दवाई चाहिए? आजम ने विवेक को देखा। उसके चेहरे से वो बहुत सीरियस नजर आ रहा था, इसलिए आजम किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। 8 शहरों में ब्लास्ट होगा। दिल्ली, देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद, पुरी, कानपुर, कोलकाता और मुंबई। इसके अलावा कश्मीर में भी कई सारे हमले करवाने का प्लान था। अब 8 नहीं 7 शहर रह गए। तेरी जगह कौन लेगा? आजम अब उससे नजरें चुराते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगा। वैसे तेरा बॉम्ब बनाने का सामान कहाँ रखा है? आजम इस बार भी चुप ही रहा। तब विवेक ने यह देखकर वहां टेबल पर पड़ा अपना पानी का गिलास उठाया और आजम के मुंह पर वो पानी फेंक दिया। जल्दी बता, कहाँ रखा है बॉम्ब बनाने का सामान? माशुका के यहाँ? अब आजम ने हैरानी से विवेक की तरफ देखा। देख क्या रहा है? तेरी सारी कुंडली निकलवा कर रखी है मैंने। जल्दी बता, वहीं रखा है ना तूने सारा सामान? विवेक को पहले से ही यह पता चल चुका था कि शादीशुदा होने के बावजूद भी आजम का एक लड़की से अफेयर था। विवेक ने आजम के सच उगलवाने से पहले ही उस लड़की के घर पर रेड के लिए एक टीम भेज दी थी। विवेक अब उस कमरे से बाहर आया और उसने इंस्पेक्टर सावंत को फोन किया। क्या अपडेट है सावंत? अपना शक सही था सर। RDX और दूसरे बॉम्ब बनाने वाले केमिकल्स हमने रिकवर कर लिए हैं और अब हम वहीं आ रहे हैं। साथ ही टीम को वहां मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई के दूसरे फेमस जगहों के मैप मिले थे जिनमें कुछ मार्किंग की गई थी। ये वही स्पॉट थे जहां बॉम्ब प्लांट होने वाला था। आजम का पकड़े जाना विवेक के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद एक मीटिंग हुई जिसमें इंस्पेक्टर सावंत, विवेक के बॉस और विवेक खुद भी मौजूद था। विवेक अपने बॉस के साथ इस छापे में मिली चीजों पर डिस्कस कर रहा था। हमने मुंबई पर तो जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी बाकी 7 शहर बचे हुए हैं और हमारे पास वहां कोई लीड नहीं है। सिर्फ हमें उनके नाम पता है। नहीं, मुझे लगता है हमें उन शहरों के नाम से ज्यादा भी कुछ पता है। मतलब? अगर हम आजम की गर्लफ्रेंड के घर से रिकवर किए गए मटेरियल को देखें तो उसमें काफी हिंट्स छुपे हैं। उनके टारगेट्स देखें तो वो मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो कि हर वक्त लोगों से भरा रहता है, यानी कि वो इसी तरह के फेमस पब्लिक प्लेसेस पर अटैक करेंगे। इसके अलावा जावेद भी पब्लिक सीसीटीवी कैमरा में कई बार कैप्चर हुआ है। उसके पास गाड़ी थी लेकिन फिर भी वो कई शहरों के रेलवे स्टेशन में मौजूद था। लेकिन इन शहरों में ऐसे कई पब्लिक प्लेसेस हैं, सबको छानने में वक्त लगेगा। हमारे पास अब सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं। आजम के पास सिर्फ RDX ही नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का एक डिटेल्ड मैप भी था, यानी सिर्फ उन्हीं जगहों को वो टारगेट करने की सोच रहे हैं जिनका मैप पब्लिकली किसी किताब या इंटरनेट पर मौजूद है। इसके अलावा बॉम्ब बनाने के लिए सिर्फ RDX ही नहीं, उन्हें केमिकल्स की भी जरूरत होगी। ये केमिकल्स काफी खतरनाक होते हैं और सिर्फ खास तरह की इंडस्ट्रीज में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तुम्हारा पॉइंट क्या है? हम इन शहरों में इन केमिकल्स के सप्लायर से मिल सकते हैं। उनके पास डिटेल्ड लिस्ट होगी कि किसने कितना केमिकल खरीदा है, जिससे शायद हम उन लोगों तक पहुंच पाएं। तुम्हारी बात में दम तो है। ठीक है, फिर सभी को इस तरह के पैटर्न्स ढूंढने के लिए कह दो। बिल्कुल सर। विवेक के बॉस ने अब सावंत की तरफ देखा। तुम कुछ देर बाहर जा सकते हो, मुझे विवेक से अकेले में कुछ बात करनी है। सावंत ने दोनों को सैल्यूट किया और फिर दरवाजा खोलकर उस कमरे से बाहर चला गया। विवेक भी अब अपने बॉस की तरफ देख रहा था। मैं चाहता हूं कि अब तुम यहां से सीधा दिल्ली चलो और हमारे बनाए हुए वॉर रूम को लीड करो। अब इतना वक्त नहीं है कि हम इस तरह हर शहर में काम कर सकें। हमें एक साथ मल्टीपल टीम को हैंडल करना होगा। मैं तो खुद दिल्ली आने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक इंटेलिजेंस चीफ होना आसान नहीं है विवेक। एक तरफ हम चाहते हैं कि ये खबर मीडिया में लीक ना हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से प्रेशर है कि हम इस खबर को पब्लिक कर दें। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों को जानने का हक है। अगर हम फेल हो गए और कहीं ब्लास्ट हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ हम होंगे, क्योंकि अगर लोगों को पहले से बताया जाए तो शायद वो खुद ही पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? अब फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या लगता है। कि वॉर रूम तुम लीड कर रहे हो तो तुम ही हमारी स्ट्रेटेजी डिजाइन करोगे। तो फिर हम पब्लिक में कुछ भी नहीं बताने वाले? अगर आप इन सभी शहरों को लॉकडाउन में भी रखते हैं तो
क्या गारंटी है कि वो लोग उन बॉम्ब्स की लोकेशन नहीं बदलेंगे? इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने इन 8 शहरों के नाम पब्लिक में रिवील कर दिए तो पैनिक फैल सकता है। लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब इन शहरों में बॉम्ब हो सकता है तो उनके शहर में क्यों नहीं। इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। तो ठीक है, मैं उन्हें तुम्हारा फैसला बता दूंगा, लेकिन इस भरोसे को बनाए रखना, तुम्हारा एक गलत कदम बहुत से लोगों को खतरे में डाल सकता है। बॉस ने फिर विवेक के जवाब का इंतजार नहीं किया और वो कमरे से बाहर चले गए। इसके बाद दोनों ही अगली फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। यहाँ वॉर रूम में विवेक अब हर स्टेट की पुलिस फोर्स से कनेक्टेड था। विवेक ने वॉर रूम का चार्ज लेने के बाद सभी फोर्सेस के टॉप ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। अगले 2 दिन तक विवेक ने कुछ और नई लीड्स को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन वो सभी लीड्स गलत निकली और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे चलता रहा तो हम वो ब्लास्ट कभी रोक नहीं पाएंगे। अब ब्लास्ट होने में सिर्फ 10 दिन का वक्त रह गया था, जिस वजह से सभी लोग पहले के मुकाबले ज्यादा टेंशन में थे। विवेक यहाँ अपने कैबिन में बैठा हुआ था कि तभी एक ऑफिसर ने उसका दरवाजा खटखटाया। आपको बुलाया है सर, डिजिटल फॉरेंसिक टीम के पास आपके लिए कुछ अपडेट्स हैं। विवेक तेजी से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। चलो। विवेक अब अपने कमरे से निकलकर एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। उसने देखा कि वहां पर सिर्फ एक लैपटॉप वहां के प्रोजेक्टर से कनेक्टेड था, जिसे चलाने वाला अकेले ही बैठा हुआ था। क्या तुम ही पूरी टीम हो? तुम्हारा नाम क्या है? फरहत नाम है मेरा। हमारी टीम काफी बड़ी है, लेकिन आपको ब्रीफ करने के लिए उन्होंने मुझे ही भेजा है। अब विवेक वहां मौजूद एक कुर्सी पर बैठ गया। तो क्या अपडेट है? फरहत ने अपनी जेब से एक फोन निकाला जो एक प्लास्टिक बैग में बंद था। यह आजम का फोन है, जिसे खोलकर हमने इसका सारा डाटा एग्जामिन किया है। इसमें हमें कुछ नंबर्स मिले हैं जो पाकिस्तान के थे, और सैटेलाइट फोन के जरिए भी उसे कई फोन्स आए थे। लेकिन ये बात तो हम जानते हैं कि वो पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स से बात करता था। इसमें नया क्या है? नए ये नंबर्स हैं। आपके कहने पर हमने हर शहर में टॉप 5 सबसे बिजी लोकेशंस की एक लिस्ट बनाई है। अगर हम इस जगह के आसपास मौजूद रहने वाले फोन नंबर्स को सर्विलियंस पर डाल दें तो चांस है कि उनमें से किसी को भी इन्हीं नंबर से फोन आया था। अच्छा आइडिया है। प्रॉब्लम क्या है? रूल्स के मुताबिक बस हमें आपकी परमिशन चाहिए थी। विवेक अब अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। देखो, हमारे पास टाइम नहीं है। जिस टीम से जो हो सकता है वो करे। इसके लिए मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के डिलेस के कारण ही हमने मोहिनी को खो दिया था, वरना आज शायद हमारे पास ज्यादा टाइम होता, या फिर जावेद कभी हमारी गिरफ्त से ना छूटता। फरहत को नहीं पता था कि वो इस पर क्या रिएक्शन दे। वो मुस्कुराने लगा और फिर अपना लैपटॉप उठाकर वहां से चला गया। अब विवेक ने अपना फोन निकाला और एक नंबर पर फोन किया। वो केमिकल सप्लायर्स वाला काम कैसा चल रहा है? क्या कोई कामयाबी मिली? अभी नहीं सर। लिस्ट में हमारे पास हजारों नाम आए थे, जिसमें से ज्यादातर तो अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। इसलिए इस लिस्ट में उन टेररिस्ट को पहचान पाना आसान काम नहीं है। विवेक ने एक पल के लिए सोचा। क्या इस तरह के भी नाम लिस्ट में हैं जिन्होंने बहुत कम अमाउंट में ये केमिकल्स खरीदे हों? नहीं, ये सभी सप्लायर्स एक मिनिमम क्वांटिटी से कम माल डिलीवर नहीं करते। फिर तो हो सकता है कि उन्होंने ये केमिकल्स उनके मेन सप्लायर्स की जगह लोकल शॉप्स या फिर इनके रिटेलर्स से खरीदे। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इस तरह तो इन शहरों में 10-20 हजार से भी ज्यादा रिटेलर्स होंगे, और हमें ये भी नहीं पता कि क्या वो अपने पास अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखते भी होंगे या नहीं। तुम सही कह रहे हो। इतने लोगों को हम 10 दिन में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। एक काम करो, उन सभी रिटेलर्स और उनके कस्टमर्स की लिस्ट मंगवा लो। अगर हमें उनकी जरूरत पड़ी तो हम उन पर फोकस करेंगे। यस सर। इसके बाद विवेक अपने कैबिन में चला गया। 2 घंटे के बाद फरहत और उसकी टीम की तरफ से विवेक को एक बार फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। इस बार जब वो वहां पहुंचा तो पूरी टीम वहां मौजूद थी। क्या अपडेट है? एक लीड मिली है सर। हमने उन 8 शहरों की बिजी लोकेशंस के सेल टावर डाटा मंगवाए थे, और हमारे सिस्टम ने पूरी में एक ऐसे आदमी को ढूंढा है जो जगन्नाथ मंदिर के पास था, लेकिन उसे इनमें से एक पाकिस्तानी नंबर से फोन आया था। आगे और क्या पता चला इसके बारे में? जब हमने इस आदमी का नेटवर्क डाटा चेक किया तो पता चला कि ये 2 और नंबर्स के साथ पिछले कुछ वक्त से कांटेक्ट में है। बहुत बढ़िया। तो इनकी कोई लोकेशन है? यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमारे पास ना सिर्फ इन 3 नंबर्स की इंडिविजुअल लोकेशन है, बल्कि हम ये भी जानते हैं
कि तीनों पिछले 2 दिन से रोज 12 से 6 बजे तक एक ही लोकेशन पर होते हैं। बहुत अच्छे। ये डेटा जल्द से जल्द पुरी की लोकल पुलिस के साथ शेयर कर दो। मैं भी वहां पहुंचने की तैयारी करता हूं। यस सर। कई दिनों बाद इस तरह का क्लू देखकर विवेक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। हेलो, हाँ जी, इंस्पेक्टर लाल से बात हो रही है? मैं विवेक हूँ। हाँ बताइए सर, अभी अभी आपके डिपार्टमेंट ने कुछ कोऑर्डिनेट्स मेल किए हैं। हाँ, आपको आखिरी लोकेशन पर जाकर एक बार चेक करना है कि ये किस तरह का एरिया है और यहाँ कोई आदमी कुछ गलत करता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। मीडिया के अटेंशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। मैं अभी कुछ घंटों में पुरी आ रहा हूँ। विवेक ने अपना एक छोटा सा बैग तैयार किया और वो फ्लाइट लेकर पुरी के लिए रवाना हो गया। विवेक के पुरी पहुंचने से पहले ही पुलिस के जासूस एक्टिव हो गए थे, जिन्होंने सबसे पहले उन्हें उस एरिया के बारे में खबर दी। इसके बाद कुछ पुलिस वाले सादे कपड़ों में भी सभी जगहों की तलाश करने पहुंचे, खासकर उस लोकेशन की जहां वो तीनों साथ में थे। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर लाल को दे दी। मतलब ये सभी लोकेशंस रेजिडेंशियल एरिया के पास हैं और कोई भी लोकेशन जगन्नाथ मंदिर से 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। विवेक सर को बताना होगा। दूसरी तरफ फ्लाइट में बैठा हुआ विवेक भी कानों में ईयरफोन्स लगाकर उन तीनों लोगों की कुछ टैप्ड फोन कॉल्स को सुन रहा था। उसके सामने एक नोटबुक पे पड़ी थी जिस पर उसने अभी तक सिर्फ एक शब्द संतरा लिखा था। हमने सही लोगों को तो ढूंढा है ना, या ये लोग कोडवर्ड में बात कर रहे थे? 2 घंटे बाद विवेक की फ्लाइट पूरी पहुंची और विवेक जैसे ही बाहर निकला तो उसे एक पुलिस की जीप दिखाई दी। वो सीधा उसकी तरफ पहुंचा, लेकिन वो पुलिस वाले उसे नहीं पहचान पा रहे थे। तब उसने ही वहां इंस्पेक्टर की वर्दी पहने लाल के कंधे पर हाथ रख दिया। हेलो, मैं विवेक हूँ। विवेक का नाम सुनते ही वहां मौजूद बाकी पुलिस वाले भी थोड़ा तनकर खड़े हो गए और लाल की नजरों में भी थोड़ी नरमी आ गई। हेलो सर, इंस्पेक्टर लाल हियर। हम आपका ही वेट कर रहे थे। विवेक और लाल अब दोनों एक ही जीप पर बैठे हुए थे और सीधा उसी जगह जा रहे थे जहां पर उन तीनों लोगों के एक साथ मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। उस साइट पर अभी हमारे कितने लोग मौजूद हैं? करीब 8-10 लोग होंगे जो सादे कपड़ों में वहां घूम रहे हैं। क्या हमें पता है कि वो टेररिस्ट कैसे दिखते हैं? नहीं, सभी लोग चोरी किए गए नंबर से एक दूसरे से बात कर रहे थे, इसलिए उनकी आइडेंटिटी का पता नहीं चल सका। लेकिन उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि सभी लोग यहाँ पुरी के बाहर से ही आए हुए हैं। आपको कुछ पता चला कि वो लोग कहाँ रुके हो सकते हैं? नहीं सर, फोन नंबर से लोकेशन ट्रेस करने में हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता। अभी भी आपने जो लोकेशन बताई है वो जगह बहुत सारे पैक्ड घरों से मिलकर बनी है। इनफैक्ट वो तो पूरा एक मोहल्ला ही है। विवेक ने गाड़ी के बाहर देखा तो सूरज भी अब ढलने लगा था। फिर विवेक ने अपनी घड़ी देखी जिसमें शाम के 5 बज रहे थे। विवेक जब उस लोकेशन पर पहुंचा तो उसे पूरी सिचुएशन समझ में आई। कच्ची गलियों से भरे उस मोहल्ले में ज्यादातर घर एक दूसरे को टच कर रहे थे और बाहर गली में भी बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। यहाँ तो कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा पब्लिक है। पब्लिक तो हट जाएगी सर, लेकिन हमें उन लोगों के बारे में सही इंफॉर्मेशन पता करनी पड़ेगी। विवेक अब एक कोने की तरफ गया और उसने फोन मिलाया। हाँ, वो केमिकल रिटेलर्स और सेलर्स की लिस्ट मुझे भेजो जरा। और हाँ, सिर्फ पुरी के आसपास के इलाकों के नाम ही भेजना। इसके बाद विवेक अब वापस इंस्पेक्टर लाल के पास पहुंचा। तुम ऐसा करो, यहाँ वर्दी में मत खड़े रहो वरना परेशानी हो सकती है। तुम्हारे जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं उन्हें कहो कि मुझसे सामने उस स्कूल में आकर मिलें। उसी इलाके में एक जर्जर हालत में मौजूद एक सरकारी प्राइमरी स्कूल भी था और विवेक उसकी टूटी हुई दीवार से सीधा अंदर छलांग मारकर घुस गया। विवेक ने अब सिगरेट जला ली और कुछ देर बाद धीरे धीरे करके वहां 7 पुलिस वाले जमा हो गए जो सादे कपड़ों में थे। आप लोग इस इलाके में पिछले कई घंटों से घूम रहे हैं, आपने कुछ अजीब देखा? नहीं सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा। सब मेहनत करने वाले लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम किया करते हैं। यहाँ आसपास कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं? बजाज मिल्स और एग्रीफर्मा नाम की 2 कंपनीज हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं दोनों में से किसी एक फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर अपना कोई काम देखते हैं। विवेक अब गहराई से कुछ सोचने लगा। उसने अपनी लिस्ट में जब दोनों नाम ढूंढने की कोशिश की तो उसे एग्री फार्मा का नाम नजर आया जो कि एक पेस्टिसाइड कंपनी थी, इसलिए उन्हें इन केमिकल्स की जरूरत पड़ती रहती थी।
क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ उन्हीं घरों को चेक करें जहां लोग एग्री फार्मा के लिए काम करते हैं? इसमें तो बहुत देर हो जाएगी सर। सभी से उसके बारे में डिटेल्स मांगनी पड़ेगी, तभी कुछ पता चलेगा कि कौन कहाँ काम करता है। इससे पहले कि विवेक कुछ कहता, अचानक से स्कूल के अंदर एक क्रिकेट बॉल आकर गिरी। अगले ही पल उस दीवार के टूटे हुए हिस्से पर बहुत से बच्चे जमा हो गए, जिनमें से एक स्कूल के अंदर आया और बॉल उठाकर ले गया। इसे देखते हुए विवेक को एक ख्याल आया। एक काम करो, मैं इंस्पेक्टर लाल से कहकर इस पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर रहा हूँ। मुझे बस अब ये पता करके दे दो कि यहाँ कितने लोग हैं जो शादीशुदा नहीं हैं और घर से दूर रहते हैं। इसके बाद वो सभी पुलिस वाले वहां से चले गए। जहां विवेक स्कूल से बाहर आया तो उसने देखा कि इंस्पेक्टर लाल ने अब वर्दी उतारकर सादे कपड़े पहन लिए थे। अरे, तुम्हें बाहर का पेरीमीटर नहीं सिक्योर करना था क्या? वो सब मेरी यूनिट अच्छे से कर लेगी। कई बार हमें जंगल जैसे इलाकों में भी ऑपरेशन करना पड़ता है और वहां भी हम कुछ एरियाज को इसी तरह से घेरते थे। अच्छा है, लेकिन हमें अब थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे आदमियों से कहा है कि मुझे यहाँ बैचलर लोगों के बारे में पता करके दे। लाल ने विवेक की तरफ एक सवाल भरी निगाह से देखा। लाल के कुछ न कहने पर भी विवेक उसका सवाल समझ गया था। मुझे लगा कि वो लोग अगर सिर्फ 12 से 6 ही इस जगह रहते हैं तो वो अपने परिवार के साथ तो यहाँ नहीं आते होंगे। लाल ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अभी पूरी तरह से इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि विवेक का आइडिया काम करेगा। लेकिन 15 मिनट बाद रिजल्ट उसके सामने आने लगे थे। सर, इस इलाके में 2 ही ऐसे घर हैं जहां पर लोग अकेले रहते हो। इनमें से एक घर ऐसा है जहां पर तो सभी लोग एग्री फार्मा कंपनी में ही काम करते हैं और नाइट शिफ्ट लगाते हैं। कुछ देर बाद विवेक और लाल उस 3 मंजिला घर के आगे खड़े थे जिसकी उस पुलिस वाले ने बात की थी। विवेक ने उन सभी को इशारा किया कि वो घर के चारों ओर फैल जाएं और बाहर से हर चीज कवर कर लें। जो भी आदमी बाहर जाएगा तुम्हें उस पर नजर रखनी है और जरूरत पड़े तो उसे अरेस्ट भी कर लेना। इसके बाद उसने इंस्पेक्टर लाल की तरफ देखा। आपके पास गन है? इंस्पेक्टर लाल ने अपनी जेब की तरफ पॉइंट किया। विवेक को वहां एक गन नजर आई। आईडी कार्ड भी होगा? क्यों? क्योंकि अब वर्दी की जरूरत पड़ने वाली है। विवेक ने अब उस घर का मेन डोर खटखटाना शुरू कर दिया। जैसे ही एक आदमी ने गेट खोला तो विवेक सीधा अंदर घुस गया और वो आदमी उसके पीछे पीछे जाकर उसे और अंदर जाने से रोकने लगा। अरे भाई साहब, कौन है आप? सीधा घर में घुसे चले आ रहे हैं। विवेक ने उस आदमी की आंखों में घूर कर देखा और उसके बाद लाल को एक इशारा किया। लाल सारी बात समझ चुका था। उसने अपनी गन और अपना आईडी कार्ड एक साथ निकाल लिया, जिसे देखकर वो आदमी थोड़ा डर गया। पुलिस से हैं हम, घर की तलाशी लेनी है। कोई क्रिमिनल फरार चल रहा है। हम तो बहुत सीधे से लोग हैं साहब। वो तो हम बताएंगे। घर पर कौन कौन रहता है? सभी फ्लोर्स पर अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। विवेक ने उसके कमरे में नजर घुमाई, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उस आदमी पर शक हो सके। वो कमरे से बाहर आकर अब सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया। एक बार तुम भी अंदर चेक कराओ इंस्पेक्टर लाल, फिर अगले फ्लोर पर चलते हैं। विवेक की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर लाल ने सर हिलाया और वो अंदर चले गए। वहीं विवेक अब ऊपर के फ्लोर्स की तरफ देखने लगा। बाकी 2 फ्लोर्स के लोग भी उन्हें ऊपर से देखने लगे थे। अब विवेक ने दोबारा ग्राउंड फ्लोर वाले उस आदमी से बात करनी शुरू कर दी। तुम सब लोग एग्री फार्मा में काम करते हो ना? जी सर, लेकिन सभी की अलग अलग शिफ्ट्स हैं। मैंने तो सुना था कि तुम सब लोग नाइट शिफ्ट में जाते हो। हाँ सर, लेकिन 2 शिफ्ट्स हैं। एक शाम के 7 बजे शुरू होती है और दूसरी रात के 11 बजे। ये शाम वाली शिफ्ट में कौन जाता है? वो सबसे ऊपर के फ्लोर में 2 लड़के हैं, वही जाया करते थे। करते थे मतलब? अब उस आदमी ने अपनी नजरें नीची कर ली। अभी कुछ दिनों से उन्होंने जाना छोड़ दिया है। उनमें से एक कुछ चोरी करते हुए पकड़ा गया था। चोरी? कितना वक्त हुआ था उसे काम करते हुए? 1 महीना भी नहीं हुआ था सर। उन्होंने सारी सैलरी भी रख ली। बड़ी मुश्किल से रेंट दे पा रहा था, इसलिए उनके साथ एक और दोस्त को भी रुकवा लिया। तो ऊपर टोटल 3 लोग रहते हैं मतलब। क्या चुरा रहा था? केमिकल्स? हाँ सर, केमिकल्स बोतल में भरकर ले जाता था। एक दिन कैमरा पर रिकॉर्ड हो गया तो फिर उसे काम से निकाल दिया गया। विवेक ने ऊपर देखा। बनियान पहने हुए एक आदमी नीचे की तरफ देख रहा था। विवेक को पता था कि उसके घर में घुसने के बाद से ही वो आदमी उनकी तरफ देख रहा था। उसने जब ये बातें सुनी तो वो पीछे हो गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। विवेक को अब शक होने लगा था। लाल, बाहर आओ। इससे पहले कि इंस्पेक्टर लाल बाहर आते,
विवेक खुद ही सीढ़ियों पर कूद कूद कर जल्दी से तीसरे फ्लोर पर पहुंच गया। इस बीच इंस्पेक्टर लाल भी कमरे से बाहर आ चुके थे। साहब कहाँ हैं? ऊपर। इंस्पेक्टर लाल तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। घर के बाहर भी अभी अभी 2 लोग कुछ छतें कूदने के बाद नीचे आ गए थे और भागने लगे थे। वहां तैनात पुलिस वालों में से 2 लोग उनके भी पीछे लगे थे। अंदर विवेक जैसे ही तीसरे फ्लोर पर पहुंचा था तो एक आदमी अपने कमरे से बाहर आ रहा था। विवेक को उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। अरे रुक, भाग क्यों रहा है? इधर आ। लेकिन उस आदमी ने विवेक की नहीं सुनी। वो छत के कोने में चला गया और फिर दीवार पर चढ़कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। विवेक भी उसके पीछे गया। रुक जा, कूद कर मर जाएगा। तभी अचानक उस आदमी के कमरे से ब्लास्ट की आवाज आई। विवेक पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि कमरे से निकलने वाली आग उसे बस अभी अभी छूकर निकली है। वो पूरा घर अब हिलने लगा था और पीछे से सही मौके पर आकर इंस्पेक्टर लाल ने विवेक को पकड़ लिया और वो दोनों नीचे कूद गए। बाकी लोग भी तब तक घर के बाहर आ चुके थे। ब्लास्ट इतना बड़ा तो नहीं था कि उससे पूरा घर भी उड़ पाता, लेकिन तीसरा फ्लोर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं विवेक को भी कुछ मामूली चोटें आई थी। आप ठीक है सर? तुमने बचा लिया लाल। उस आदमी का क्या हुआ? तभी वहां पर एक अंडरकवर पुलिस वाला आगे आया। सिचुएशन कंट्रोल में है सर, वो भी पकड़ा गया है और उसके साथी भी। विवेक ने देखा कि अब अंधेरा ज्यादा बढ़ रहा था। इस घर पर निगरानी रखो, देखो अगर इस घर से कुछ और भी सबूत मिलते हैं तो। बाकी सब लोग पुलिस स्टेशन चलो, इनसे आज ही पूछताछ करेंगे। विवेक अब दोबारा इंस्पेक्टर लाल के साथ बैठकर जीप में गया और उन तीनों आदमियों को ले जाने के लिए भी एक स्पेशल गाड़ी अरेंज की गई। रात के करीब 8 बजे उन तीनों आदमियों को एक ही लॉकअप में साथ में बिठाया गया और फिर विवेक वहां पहुंचा। वो तीनों ही टेबल के एक तरफ बैठे थे और टेबल पर एक नीली फाइल रखी हुई थी। विवेक ने वो फाइल उठाई और पढ़ने लगा। तो क्या नाम है तुम लोगों के? गुड्डू, मुन्ना और आमीन। विवेक ने एक बार तीनों को फिर से देखा। तुम लोगों में से फैक्ट्री में चोरी करता हुआ कौन पकड़ा गया था? गुड्डू? जी 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 साहब, मुझे ये बम वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था साहब। मैं तो बस एक मजदूर की तरह काम करता हूँ। सोचा कि जितने दिन काम नहीं है रेंट के लिए दोस्त को बुला लेता हूँ। अच्छा, किसे बुलाया था तूने? आमीन को। विवेक ने देखा कि गुड्डू जिस आदमी की तरफ देख रहा था वो वही आदमी था जो आखिर में कमरे से बाहर निकलकर कूदा था। ओह, तो तू है आमीन। आमीन ने बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस नजरें नीचे करके फर्श की तरफ देखने लगा। विवेक ने फिर से गुड्डू को देखा। तो ये तेरा दोस्त है? जी साहब। कब से जानता है तू इसे? बचपन से जानता हूँ, इसलिए तो इस पर भरोसा कर लिया साहब। ये कहकर अब गुड्डू फूट फूट कर रोने लगा। अरे यार, कोई पानी लाओ इसके लिए। एक कांस्टेबल ने आकर पानी का गिलास टेबल पर रख दिया। विवेक ने वो गिलास उठाया और गुड्डू की तरफ बढ़ाना शुरू किया। गुड्डू ने अब आंसू पोंछते हुए अब ऊपर की तरफ देखा और गिलास की तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन विवेक ने गिलास पीछे खींच लिया। बचपन की दोस्ती तो बहुत गहरी होती है। इसके बाप का क्या नाम है? ये सवाल सुनते ही गुड्डू और आमीन दोनों के ही होश उड़ गए। गुड्डू का शरीर कांपने लगा था। विवेक ने जो कांच का गिलास उठाया हुआ था उसे सीधा ही गुड्डू के सर पर मार दिया। गिलास टूट गया और कांच से विवेक का हाथ भी कट गया और गुड्डू के सर से भी खून आने लगा। बचपन में क्या तू पाकिस्तान में रहता था? बचपन से जानता हूँ। हमें क्या बेवकूफ समझ के रखा है? हमें नहीं पता होगा कि ये पाकिस्तानी है? इस इंटेरोगेशन के शुरू होने से पहले ही विवेक और उसकी टीम तीनों ही लोगों की प्रोफाइलिंग में लग गई थी। गुड्डू और मुन्ना का डाटा तो सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट्स के कारण ही निकल आया था, लेकिन आमीन का डाटा किसी भी एजेंसी के पास नहीं था। विवेक एक रुमाल से अपने हाथ से बहते हुए खून को साफ कर रहा था, जबकि गुड्डू के लिए वहां किसी को नहीं बुलाया गया। वो अपना सर पकड़कर उसी टेबल पर बैठा रहा। अब विवेक ने मुन्ना की तरफ इशारा किया। जो पूछूंगा सच बताना होगा। एक गलती की भी गुंजाइश नहीं है। तो इन दोनों से कैसे मिला? मुझे तो गुड्डू ने ही अपने साथ लिया था साहब। हम लोग 3 साल पहले मिले थे।
जब हम एक गैंग का हिस्सा थे, पुलिस ने चुन चुनकर हमारे लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास कोई सहारा नहीं बचा। और इसी दौरान किसी ने हमारी बात पाकिस्तान में करवाई और हम इस मिशन में शामिल हो गए। विवेक ने अब मुन्ना को ही देखते हुए अमीन की तरफ इशारा किया। और इससे कैसे मिले? हम दोनों को ही बॉम्ब बनाना नहीं आता था। हमारा काम सिर्फ सामान इकट्ठा करना और बॉम्ब को उस दिन जाकर मंदिर में प्लांट करना था। उन पाकिस्तानियों ने कहा था कि बॉम्ब बनाने के लिए वो किसी को भेजेंगे, और फिर एक हफ्ता पहले ही हम इससे मिले। विवेक अभी तक खड़ा था। उसने अब अपनी चेयर पीछे की और उस पर बैठ गया। उसने 2 बार अमीन के चेहरे के आगे चुटकी बजाई। चल अब तू भी बता दे कि तुझे भेजने में किसका हाथ है। अमीन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और फिर विवेक अपनी कुर्सी से उठ गया। विवेक को कुर्सी से उठता देखकर मुन्ना और गुड्डू दोनों की ही टांगें कांपने लगी थी, क्योंकि वो विवेक को बिल्कुल भी गुस्सा दिलाना नहीं चाहते थे। तभी विवेक मुस्कुराने लगा। तुम सब लोग एक ही जैसे हो, पहले कुछ नहीं बोलोगे और जब मार पड़ेगी तो खुद ही बकबक करने लगोगे। आज मैंने मौत को चकमा दिया है। मैं बहुत अच्छे मूड से यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। इसके बाद भी अमीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। विवेक अब टेबल की दूसरी तरफ पहुंचा, जहां पर वो तीनों साथ में बैठे हुए थे। विवेक ने गुड्डू के कंधे पर हाथ मारा और उसे खड़ा होने का इशारा किया। गुड्डू जैसे ही खड़ा हुआ, विवेक ने उसकी लकड़ी की कुर्सी उठा ली और सीधा अमीन की छाती पर मार दी। गुड्डू और मुन्ना देखकर एक कोने में चले गए और अमीन अब जमीन पर गिर चुका था। विवेक ने एक बार फिर उस कुर्सी से अमीन की कमर पर भी वार किया और उसकी चीखें निकलने लगी। मुझे तूने क्या समझा हुआ है? जेल में आकर भी इतनी अकड़? अभी तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूं। इसके बाद विवेक ने कुछ नहीं देखा और ऐसा लगने लगा जैसे कि उसके सर पर कोई जुनून सवार हो गया था। वो एक के बाद एक उस पर वार करता रहा और आखिर में कुर्सी ही टूट गई। अमीन इस वक्त तक बेहोश हो चुका था। विवेक ने बाहर खड़े एक सिपाही को अंदर आने का इशारा किया। वो सिपाही अपने साथ एक पानी की बोतल भी लेकर आया था, जिसे उसने सीधा अमीन के ऊपर उड़ेल दिया। अमीन होश में आकर खांसने लगा। 10 मिनट में फिर आता हूँ। इस दर्द को एंजॉय कर। जब नया दर्द दूंगा तो पुराना याद नहीं रहेगा। विवेक अब लॉकअप के बाहर आने लगा था कि तभी उसकी नजर वहां कोने में खड़े गुड्डू और मुन्ना पर पड़ी। विवेक को अपने करीब आता देखकर दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब कुछ देर तक सन्नाटा रहा तो उन्होंने फिर आंखें खोली। अभी भी विवेक उनके सामने ही खड़ा था। क्यों, तुम्हें तो कुछ ऐसा नहीं पता है जो हमारे काम आ सकता है? बाद में हमें पता चला तो। गुड्डू ने मुन्ना की तरफ देखा। दोनों ही आंखों आंखों में बात कर रहे थे। तभी गुड्डू में थोड़ी हिम्मत आई और उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जोर से बोलना। साहब, कोड वर्ड। गुड्डू ने जैसे ही कोडवर्ड का जिक्र किया, विवेक उसे और मुन्ना को उस लॉकअप से बाहर ले आया और उन्हें एक दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दिया। कुछ देर बाद विवेक भी उस कमरे में पहुंचा। कमरे में एक ही कुर्सी थी, इसलिए विवेक उस पर जाकर बैठ गया और वो दोनों जमीन पर बैठे थे। तो क्या कह रहे थे कोडवर्ड के बारे में? साहब, उन्हें बात पता थी कि कभी भी किसी का भी फोन टैप हो सकता है, इसलिए उन्होंने हमें कई सारे कोडवर्ड्स दिए थे। विवेक को भी अब उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स याद आने लगी। अच्छा, क्या तुम लोग RDX को संतरा कहते हो? हाँ सर, हमें जो आपको बताना था हम बता चुके हैं। इसके अलावा बस हमें इन कोडवर्ड्स का ही पता है। हाँ हाँ, और बताओ, और कौन कौन से कोडवर्ड्स हैं? तुम लोग संतरे के छिलके की भी बात कर रहे थे ना, वो क्या है? वो डेटोनेटर था। ये सारे बॉम्ब टाइम बॉम्ब्स होंगे, जिसमें घड़ी भी होती है। घड़ी में जैसे ही वक्त पूरा हो जाएगा, वो डेटोनेटर को एक्टिवेट कर देंगी, जो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। अरे वाह, देखो अमीन के साथ रह रहकर तुम लोग भी बॉम्ब के बारे में कितना कुछ सीख गए। दोनों जानते थे कि विवेक उनकी खिल्ली उड़ा रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि इस बात पर उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। चुप क्यों हो? आगे बताओ क्या क्या कोडवर्ड्स हैं। साहब, जो केमिकल में चुराता हुआ पकड़ा गया था,
उसे वो लोग गुलाब जल कहते थे, और इससे पहले भी एक केमिकल था जिसका मुझे नाम तो याद नहीं, पर उसे लोग चाशनी कहते थे। इसके बाद मुन्ना और गुड्डू से विवेक ने डिटेल में सब चीजों के बारे में बातचीत की और उन सभी चीजों को वो डायरी में लिखने लगा। रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही विवेक लॉकअप से बाहर आया, उसे इंस्पेक्टर लाल वहां दिखाई दिए, जो काफी परेशान नजर आ रहे थे। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सर, एक प्रॉब्लम आ गई है। आप अंदर थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ बताओ। सर, उस घर पर ब्लास्ट के बारे में सुनते ही मीडिया ने वहां डेरा डाल दिया है। हमने घर तो सिक्योर रखा है, लेकिन वो लोग बाकी पड़ोसियों के इंटरव्यूज लेकर कल सब कुछ पब्लिश करने वाले हैं। नहीं, इससे तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। ये एक खबर पूरे ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। तुम लोगों ने अभी तक मीडिया से क्या बात की है? अभी हमारा रिस्पॉन्स यही है कि हम जांच कर रहे हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगर कल मीडिया में ब्लास्ट की खबर पहुंच गई तो इसका मतलब है कि फिर वो पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों तक भी पहुंच जाएगी। मीडिया को कुछ समझ आए या ना आए, उन आतंकवादियों को सब समझ आ जाएगा। तो अब क्या करें सर? इस स्टोरी को ही किल कर दो। इसे इस तरह की खबर बना दो कि हेडलाइन से आगे उसे कोई ना पढ़े। इसके लिए कुछ मीडिया के लोगों से फेवर भी मांगने पड़े तो पीछे मत हटना। इस खबर का बाहर ना जाना हमारी पहली प्रायोरिटी है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर लाल वहां से भागते हुए बाहर गए। थोड़ी देर बाद विवेक पुलिस स्टेशन में मौजूद एक कांस्टेबल से अब अपने हाथ में एक पट्टी बंधवाने लगा। सुनो, उस गुड्डू के भी पट्टी बांध देना। तुम्हें पता है ना, टॉर्चर अलाउड नहीं है। वो कांस्टेबल मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। विवेक भी मुस्कुराने लगा और अब सीधा उसी लॉकअप में पहुंचा जहां वो अमीन को छोड़कर गया। अमीन अब एक दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि वो बहुत दर्द में था। कुछ हिम्मत बाकी है? बताएगा कहां से है तू? इतनी मार खाने के बाद अमीन को बोलने में भी परेशानी आ रही थी। वो मुश्किल से कुछ हिम्मत जुटाकर बोलने की कोशिश करने लगा। पाकिस्तान। यहां आने के लिए किसने कहा था? असलम भाई ने। विवेक कुछ सोचने लगा। ये नाम उसने पहले भी कहीं सुना था। ये असलम वही है ना जो हिजबुल में था? अमीन ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। ये तो अगले साल वहां पीओके में इलेक्शंस लड़ रहा है। क्या तभी वो इतना एक्टिव है? क्या बताया था असलम ने? क्यों भेजा जा रहा है तुम्हें यहाँ? कश्मीर की आजादी के लिए। तो तुमने ये नहीं पूछा कि मंदिर में ब्लास्ट करने से आजादी कैसे मिलेगी? अमीन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो पीछे होकर कुर्सी के सहारे लगभग लेटने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। विवेक ने बाहर खड़े कांस्टेबल को इशारा किया और वो फिर एक पानी की बाल्टी लेकर आया। विवेक ने बाल्टी उठाकर वो पानी फिर से अमीन के सर पर पानी डाल दिया। आज रात सोने नहीं दूंगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। यहाँ इंडिया कैसे पहुंचा तू? अमीन को विवेक के बर्ताव से गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और इसी को अपनी किस्मत मानते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया। कराची से आए थे हम लोग। वहां से बोट के सहारे गुजरात पहुंचे, जहां पर जावेद भाई से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें पैसे दिए जो हमें बॉम्ब बनाने में खर्च करना था और बाकी उन दोनों को देना था। गुड्डू और मुन्ना को? हाँ। और तुम्हें क्या मिला, या तुम हूरों के लालच में ही इतनी दूर चले आए? विवेक के इस सवाल का अमीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने घड़ी में वक्त देखा तो 12 बजने वाले थे। तेरे साथ जो बाकी लोग भी अहमदाबाद पहुंचे थे वो कौन थे? मुझे नहीं पता। हम लोग ट्रेनिंग कैंप में मिले थे और एक हफ्ता ही साथ रहे। इस बीच किसी ने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। यहाँ पहुंचकर भी अब हम ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ना ही असलम भाई से। लेकिन तुम्हारे नंबर पर 2 हफ्ते पहले उनका फोन आया था। वो मेरी गलती थी। अहमदाबाद तक के लिए हमें एक सिम कार्ड दिया गया था जिससे हम उनसे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर हमें गुजरात वाला नंबर फेंक देना था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे आसानी से सिम कार्ड नहीं मिलेगा और मैंने वही नंबर यहाँ पुरी में भी एक्टिव रखा। इस लापरवाही के बारे में सोचने के लिए तुम्हें जेल में काफी वक्त मिलेगा। अब विवेक उठा और लॉकअप से बाहर आ गया। उसने एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाया। इंस्पेक्टर लाल से कहना कि मैं सुबह 4 बजे की फ्लाइट से ही निकल जाऊंगा और जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर्स नहीं आ जाते तब तक इन लोगों को इसी जगह रखना है और कोर्ट में भी पेश नहीं करना, समझे? जी साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। इसके बाद विवेक कुछ देर एयरपोर्ट लॉन्च में आराम करने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया।
वो करीब 7 बजे तक दिल्ली में अपने वॉर रूम में पहुंचा और उसने सबसे पहले इंस्पेक्टर लाल को फोन किया। उस ब्लास्ट वाली खबर का क्या हुआ लाल? सर आप टेंशन मत लीजिए, वो तो 5 मिनट में 25 खबरों की तरह गायब हो गई। हमने कह दिया था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, आसपास के लोगों ने भी ज्यादा कुछ नहीं देखा था। ये सुनकर विवेक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बहुत अच्छे, तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें फिर कॉल करूंगा। इसके बाद विवेक अपनी कैबिन में पहुंचा, जहां उसके टेबल पर एक फाइल इंतजार कर रही थी। उसने उस फाइल को खोला तो वो एक एक करके उसके सारे पेज पलटने लगा और फिर उसने जेब से अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि दिल्ली के लिए एक नई लीड मिली है? क्या लगता है आपको, हमारी इस रोमांचक कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या हमारा हीरो अपना डेस्टिनेशन अचीव कर पाएगा या कर पाना होगा डिफिकल्ट? अब आप बताइए, इस स्टोरी में ऐसा क्या है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कहां पर आपको लगा कि अगर आप होते तो कुछ और ही होता? अपने दिल की बात और जबरदस्त सुझाव कमेंट्स में लिखिए। याद रखिए, सबसे शानदार सुझाव देने वाले श्रोता को मिलेगा एक खास इनाम। हमारे किसी आने वाले एपिसोड में आपका नाम या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम से ये एक नया किरदार। तो क्या आप तैयार हैं अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान देने के लिए? कौन जाने, शायद आपका सुझाव ही बदल दे इस कहानी की पूरी दिशा। जल्दी कीजिए, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है।